मेरी उम्र 28 वर्ष है। पिछले 10 साल से मेरा खराब स्वास्थ्य मेरा जीवन का केंद्र रहा है। आचार्य जी, अक्सर स्वयंसेवियों के माध्यम से आपके जीवन के विषय में कुछ बातें सुनने को मिलती हैं कि किस तरीके से आप स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी जो करने योग्य है उसको करते रहते हैं। मेरा प्रश्न इसी संबंध में है कि क्या करें अगर स्वास्थ्य रोज़मर्रा के कामों में भी बाधा बनने लग जाए, अगर आपका स्वास्थ्य और शरीर धर्म के मार्ग पर बाधा बनने लग जाएं। तमाम डॉक्टर्स हैं, उनके पास भटकने के बाद पता चला कि मेरी जो बीमारी है वो बहुत हद तक साइकोसोमैटिक है। मैंने बीटेक आईआईटी रुड़की से किया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह सारी मेहनत, सारा टैलेंट जैसे वेस्ट ही हो रहा है। I have strong urge to do all that it takes, but my health comes in the way. कब के पास आउट? देखो बेटा, ओलंपिक्स का उदाहरण ले लेते हैं। एक जेवलिन थ्रोअर हो। जेवलिन थ्रो जानते हो? क्या होता है जेवलिन थ्रो में? है ना? हाँ, और एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी हो। और एक भारोत्तोलक हो। एक हैवीवेट बॉक्सर हो। और हॉकी टीम है। और रिले रेस है। और टेनिस सिंगल्स है। और मिक्स डबल्स है। इनमें से किसी भी प्रतियोगिता को जीतो तो क्या मिलेगा? जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? तो स्वर्ण पदक ही मिलेगा ना। और किसी भी प्रतियोगिता में मिला हुआ स्वर्ण पदक किसी भी अन्य प्रतियोगिता में मिले हुए स्वर्ण पदक के बराबर ही होता है ना। बराबर ही होता है ना। तो भाई, जैसा तुम्हारा शरीर हो तुम उसके हिसाब से खेल चुन लो। खेल कोई भी होगा, सोने की चमक एक बराबर की ही होगी। तुम्हें पानी सुहाता है, तुम्हारा शरीर ऐसा है कि पानी के साथ उसका बढ़िया मेल बैठता है, तो तुम तैराकी कर लो। तैराकी की प्रतियोगिता जीतोगे, स्वर्ण पदक मिलेगा। क्या उस सोने में पानी मिला होता है? सोना तो सोना होता है ना, खरा सोना। और हॉकी देख लो या फुटबॉल देख लो, उसमें बेचारे 11 लोग, और पूरी प्रतियोगिता में देखो तो 8-10 मैच खेलेंगे, और वो 11 ही नहीं होंगे, 8-10 मैच में 15 हो जाते हैं। कोई अंदर हो रहा है, कभी कोई बाहर हो रहा है।
तो 15 लोगों ने मिलके 8-10 मैच खेले, ठीक, और फिर जब फाइनल जीत लेते हैं तो उन्हें क्या मिलते हैं? 15 स्वर्ण पदक मिलते हैं। हॉकी जो टीम जीत लेती है उसमें उस दिन 11 ही लोग खेले, तो उनको कहा जाता है क्या कि तुम 11 लोग थे तो तुम्हारी टीम को हम 11 स्वर्ण पदक देंगे, ऐसा होता है। तुम अकेले नहीं कर सकते तो तुम 10 और लोगों के साथ कर लो, स्वर्ण पदक तो फिर भी बराबर का ही मिलेगा। तुम में बहुत जान है, तुम अकेले कर सकते हो, तुम मैराथन दौड़ जाओ, स्वर्ण पदक तो फिर भी वही मिलेगा। जिंदगी भेदभाव नहीं करती है, जिंदगी बिल्कुल नहीं कह रही है कि तुम्हारा शरीर कैसा भी हो तुमको मैराथन ही दौड़नी है। जिंदगी बिल्कुल नहीं कह रही है कि तुम्हारा शरीर कैसा भी हो तुमको लॉन टेनिस ही खेलना है। अरे भाई, तुमसे लॉन टेनिस नहीं खेला जा रहा, तुम टेबल टेनिस खेल लो ना। लॉन टेनिस जीतने वाले को जो स्वर्ण पदक मिलता है और टेबल टेनिस जीतने वाले को जो स्वर्ण पदक मिलता है वो अलग अलग होते हैं क्या? और लॉन टेनिस में भी सिंगल्स जीतने वाले को जो मिलता है और मिक्स डबल्स जीतने वाले को जो मिलता है वो अलग अलग होते हैं क्या? जिंदगी ऐसी ही है। तुम अपनी पसंद का खेल चुन लो, तुम्हारे शरीर के अनुकूल जो भी खेल उचित बैठता हो वो चुन लो, और ये तुलना ही मत करो कि मैं तो परेशान हूं, बीमार हूं, और वो सामने हैवीवेट बॉक्सर घूम रहा है। वो हैवीवेट बॉक्सर अगर घूम रहा है तो उसका मुकाबला भी किससे हो रहा है? हैवीवेट बॉक्सर से ही हो रहा है। तुम पाते हो कि तुम में नहीं अभी इतना दम है कि तुम सारा काम खुद कर पाओ, तुम रिले रेस दौड़ लो भाई। तुम कहो कि जितना मैं कर सकता हूं करूंगा और उसके बाद मैं बैटन किसी और को थमा दूंगा, आगे तू दौड़। हम इतना ही कर सकते थे, हमारी सामर्थ्य इतनी थी, हमने इतना कर दिया। उसमें भी अगर जीतोगे तो स्वर्ण पदक एक ही मिलेगा, और तुम में अगर बहुत दम है तो तुम ऐसी ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हो जिसमें दौड़ना भी होता है, कूद के लांघना भी होता है, 50 चीजें होती हैं। लेकिन उनमें भी क्या मिलता है? स्वर्ण पदक तो एक ही मिलता है ना। बात यह नहीं है कि तुम किस तरीके से भाग ले रहे हो जिंदगी में। जैसी भी तुम्हारी शारीरिक और मानसिक क्षमता है तुम उस तरीके से भाग लो। अभी तो हमने ये देखा कि टेबल टेनिस के खेलने वाले में और हेवीवेट बॉक्सर में अंतर क्या है, ठीक है ना? अभी तक हम उस पर जोर दे रहे थे। अब जरा ये समझो कि दोनों में समानता क्या है। टेबल टेनिस का जो चैंपियन होगा, स्वर्ण पदक विजेता, और जो बॉक्सिंग चैंपियन होगा, दोनों में समानता क्या होगी? निष्ठा, एकाग्रता, अपने अपने तरीके से, अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन तुम कहोगे इन दोनों को भिड़ा दें, तो टेबल टेनिस वाला तो बहुत पिटेगा। उसको तुलना करनी ही नहीं है दूसरों को देख करके। उसको तो ये देखना है कि अपने शरीर के अनुरूप मैंने एक काम चुना, उस काम में मुझे उतनी ही लगन से जुटना है जिस लगन से बॉक्सर अपने काम में जुटता है। तो मुझमें और बॉक्सर में शरीर का अंतर है, ध्यान का अंतर नहीं है। उसको भी अगर जीतना है तो ध्यान उसे भी लगाना पड़ेगा, और मुझे भी जीतना है तो ध्यान मुझे भी लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी चुनौती ज्यादा बड़ी है तो वो ज्यादा ध्यान लगाए। हमारा क्या है, हम तो एक टेबल पर गिटपिट कर रहे हैं, हमें थोड़ी ध्यान लगाना है। अरे लॉन टेनिस वालों का रैकेट भी बड़ा होता है, बॉल भी बड़ी होती है, मैदान भी बड़ा होता है, तो वही करें मेहनत। टेबल टेनिस वालों का क्या है, हथेली बराबर रैकेट ले लिया,
5 ग्राम की बॉल ले ली और डाइनिंग टेबल बराबर मेज, उस पर टिक 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 टिक। हमारा काम तो सस्ते में चल जाएगा सस्ते में काम। टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक सस्ते में मिल सकता है क्या? उतनी ही मेहनत और उतनी ही एकाग्रता चाहिए जितनी कि लॉन टेनिस में, है ना? तो बेटा आप लॉन टेनिस की जगह टेबल टेनिस चुनिए। आपका शरीर नहीं साथ दे रहा तो आप लॉन टेनिस की जगह टेबल टेनिस चुनिए। लेकिन जो कुछ भी चुनिए उसके साथ इंसाफ करिए ना। आप कहेंगे आचार्य जी मेरा शरीर एकदम ही गायब हो गया, तो छोड़ो, तुम शतरंज खेलो, शतरंज खेलो। लेकिन शतरंज खेलने में भी तुम्हें उतना ही ध्यान, उतनी ही निष्ठा, उतनी ही साधना और उतना ही समर्पण चाहिए जितना मुक्केबाजी में। नहीं तो तुम शतरंज भी नहीं जीत पाओगे। तुम्हारा शरीर अगर टेबल टेनिस खेलने लायक भी नहीं है तो शतरंज खेलो भाई, उसकी चैंपियनशिप जीतो ना। चुन लो तुम्हें जो कुछ भी अनुकूल पड़ता हो अपने शरीर के अनुसार, लेकिन फिर उसमें रमो, घुसो और जीतो। आ रही बात समझ में? और जब शरीर ऐसा हो जाए कि एकदम ही नहीं चल रहा तो स्टीफन हॉकिंग की ओर देख लेना। उसके बाद भी जो काम करोगे, जब शरीर चलना एकदम ही बंद हो जाए उसके बाद भी जो काम करोगे वो काम भी उतनी ही निष्ठा और उतना ही श्रम, उतना ही समर्पण मांगेगा जितना कि किसी बहुत बलशाली शरीर वाले का काम। तो शरीर की तो अवस्थाएं आती जाती रहेंगी। मामला कमजोरी से ताकत की ओर बढ़ता है, फिर ताकत से फिर धीरे धीरे कमजोरी की ओर वापस आता है। शरीर का सूरज पहले चढ़ता है, सर के ऊपर पहुंचता है, फिर धीरे धीरे ढलता है। लेकिन शरीर की जो भी हालत हो उस हालत के अनुसार तुम्हें तो लगना ही पड़ेगा, डटना ही पड़ेगा। टेनिस की हम बात कर रहे हैं। भारत में ही उदाहरण ले लो, लिएंडर पेस ने कहा है कि इस साल अब रिटायर होंगे। शुरुआत तो सिंगल्स प्लेयर के तौर पर ही करी थी और अच्छा खेले थे सिंगल्स। ओलंपिक में जो कांस्य पदक मिला था उनको डबल्स के तौर पे थोड़ी मिला था, सिंगल्स में ही लेकर के आए थे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, दिखाई देता है कि अब सिंगल्स में बात नहीं बनेगी, तो आदमी क्या खेलना शुरू कर देता है? डबल्स। तो फिर डबल्स में जोड़ी बनाई, पहले महेश भूपति के साथ बनाई, फिर दूसरों के साथ बनाई, न जाने कितने ग्रैंड स्लैम जीते डबल्स में। फिर समझ में आया कि मेंस डबल्स के हिसाब से भी शरीर अब ढल गया, उम्र बहुत बढ़ गई। तो फिर किस में उतरे? मिक्स डबल्स में। फिर मिक्स डबल्स में भी कुछ और ग्रैंड स्लैम जीते। और अब जब अवस्था 40 को भी खूब पार कर गई है तो अब रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के बाद तुम्हें क्या लगता है कि अब कोई इस्तेमाल नहीं करने वाले शरीर का? संभावना यह है कि अब कोचिंग करेंगे कि शरीर इतना तो कर सकता है ना कि कोचिंग करें। तो जब सिंगल्स खेलते थे तो टॉप के सिंगल्स प्लेयर थे, कम से कम भारत के टॉप के सिंगल्स प्लेयर थे। एक समय पर सिंगल्स रैंक, अगर मुझे सही याद है कॉलेज के दिनों का, तो एक समय पर सिंगल्स रैंक टॉप 100 में आ गई थी, 70 के आसपास हो गई थी। तो जब सिंगल्स खेलते थे तो सिंगल्स में जान लगाई, ओलंपिक्स मेडल भी जीता।
डबल्स खेले तो डबल्स में जान लगाई, फिर मिक्स डबल्स खेले तो उसमें जान लगाई, अब कोचिंग करेंगे तो उसमें जान लगाएंगे। जो तुम्हारे शरीर की अवस्था हो तुम उस अवस्था के अनुरूप काम कर लो, लेकिन जो भी काम करो उसमें निष्ठापूर्वक काम करो, अव्वल दर्जे का काम करो ना भाई। 50 साल के कोच को यह नहीं कहा जाता कि तुम जाकर के खुद खेलो ग्रैंड स्लैम। स्टीफन एडबर्ग का तो नाम सुना होगा, अपने समय के ग्रैंड स्लैम विजेता। फिर वो कोच भी किसके बने? रोजर फेडरर के। कि जब तक हम खुद खेलते थे तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे, अब जब हम खुद नहीं खेलते, उम्र ढल गई, शरीर ढल गया, तो हम कोच भी किसके हैं? दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के। इसको कहते हैं नंबर 1 रहना। शरीर की हालत ऊपर से नीचे होती रहती है, हम नंबर 1 के नंबर 1 हैं। जब हम खुद खेलते थे तो खुद नंबर 1 थे, अब जब हम कोचिंग देते हैं तो हम कोच भी किसके हैं? दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के कोच हैं। जो भी हालत है शरीर की, हम तो नंबर 1 ही हैं। बात आ रही है समझ में? क्या होता है, पूरा डेडिकेशन है जो आपका, काफ़ी सुना है कि जिस काम में लगो लग जाओ। मेरे साथ क्या होता है, पहले से भी इतना ध्यान नहीं दिया मैंने स्वास्थ्य के ऊपर। आप कुछ भी काम करेंगे तो थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर, थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा बहुत वो दिमागी तौर पे आता है। और मेरे साथ होता है, अगर मेरे साथ थोड़ा भी आता है देन आई हैव टू रिजॉर्ट टू मेडिकेशन। कुछ मुझे लेना पड़ता है, फिर उसका शरीर पे असर दिखने लगता है, देन इट सॉर्ट ऑफ फीडबैक स्टार्ट हो जाता है, शरीर से मन, मन से शरीर। सर आप कुछ भी आप पर्पसफुल कर रहे हैं, मेरा बहुत इच्छा है कुछ पर्पसफुल करूं, कुछ करूं, बट बिना तनाव के मैं वो कैसे कर पाऊं? मैं अपना 100% भी दे दूं, बट मुझे कुछ मानसिक तनाव ना हो, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन मेरी बॉडी पे आता है। तनाव से कम समस्या है तुमको, ज्यादा समस्या इस बात से है कि तुम तनाव को बड़ी चीज मानते हो। तुमने फीडबैक लूप की बात करी ना, ज्यादातर साइकोसोमेटिक बीमारियां तनाव से बढ़ती हैं, और बीमार आदमी को तनाव किस बात का होता है? मैं बीमार हूं। जब वो अपने आप को ये बार बार बोलता है मैं बीमार हूं, तो उसका तनाव और बढ़ता है, और जब तनाव बढ़ता है तो उसकी धारणा बढ़ती है मैं बीमार हूं। तनाव को बुरा मानना छोड़ दो। तनाव आए उसके प्रति तुम निर्विरोध रहो, नॉन रेजिस्टेंट। फिर जितना आएगा उतना ही रहेगा। एक इंटरनल फीडबैक लूप नहीं चलेगा जो तनाव को मैग्नीफाई कर दे, जो तनाव में वृद्धि कर दे। अभी क्या हो रहा है समझ रहे हो ना बात को? तुम्हें पता है तनाव तुम्हारे लिए घातक है, तो अब तुम कुछ कर रहे हो, तुमने ठीक कहा कि कुछ भी करोगे उसमें चुनौती आएगी। चुनौती आती है तो भीतर जरा सा तनाव तो खड़ा होता है। तो अब भीतर तनाव पैदा हुआ, तुम्हें तनाव का एहसास हुआ, और ज्यों ही तुम्हें तनाव का एहसास हुआ तुमने अपने आप को कहा अरे बड़ी गड़बड़ चीज हो गई, ये तनाव आ गया। और जैसे ही तुमने अपने आप को कहा बड़ी गड़बड़ चीज हो गई, तनाव आ गया, क्या हुआ? इसी बात का तनाव हो गया कि तनाव हो गया। तुम्हें इस बात का तनाव है कि तुमको तनाव है। सिर्फ तनाव गड़बड़ चीज नहीं होती, तुम्हें तनाव रेस टू द पावर तनाव हो रहा है। बात समझ रहे हो? तुम खुद अपने तनाव को बढ़ा रहे हो, वरना जितना आता है आए। तनाव ही तो आया है, हाँ, थोड़ा टेंशन आ गया है, ठीक है। ये थोड़ा ही है कि टेंशन आ गया तो ढोल बजा रहे हैं और गली मोहल्ले में शोर कर दिया, अरे तनाव आ गया रे,
अरे आ गया तो आ गया, सबको आता है। तनाव माने चुनौती। जानते हो, अगर तुम्हारी ये जो पूरी शारीरिक मानसिक व्यवस्था है, इसको चुनौती मिलनी बंद हो जाए तो ये ढह जाएगी। तनाव कोई आवश्यक रूप से खराब नहीं होता है। तुम जाते हो व्यायाम करते हो, व्यायाम क्या है बताओ शरीर के लिए? तनाव ही तो है। तुम बैठ करके गणित के सवाल लगाते हो, ये सवाल लगाना क्या है दिमाग के लिए? तनाव ही तो है। और मत दो तुम शरीर को बिल्कुल तनाव, और मत दो तुम दिमाग को बिल्कुल तनाव, फिर देखो शरीर का क्या होता है और दिमाग का क्या होता है। बुद्धि कुंद हो जाएगी, शरीर लुंज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने आप को एक छवि में बांध लो कि मैं बीमार हूं, मुझे तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो फिर तो जो नैसर्गिक तल है तनाव का, वो भी तुमको बड़ी भारी चीज लगेगी, खतरनाक लगेगी, अतिशय लगेगी। भीतर एक अलार्म बजने लगेगा जरा सा तनाव हुआ तो, कि अरे तनाव हो गया। अब जितना तनाव तनाव के होने से नहीं था, उससे ज्यादा तनाव हो गया अलार्म के बजने से। बीमार के लिए जो शारीरिक बीमारी है वो तो घातक होती है, उससे कहीं ज्यादा घातक बात तब हो जाती है जब बीमार अपने आप को घोषित कर दे कि मैं तो बीमार हूं, मेरा नाम है बीमार, मेरी पहचान है बीमारी। जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में यह हालत आ जाए कि कोई तुमसे पूछे कि कौन हो, कैसे हो, और तुम तुरंत मुंह खोल करके अपनी बीमारी का ही वर्णन शुरू कर दो, समझ लो कि कुछ बहुत गड़बड़ हो गया तुम्हारे साथ। होना यह चाहिए कि शरीर पर तुम कितने भी बीमार हो, वो बीमारी शरीर भर की होनी चाहिए, मन की नहीं। कितने भी बीमार हो शारीरिक तौर पर तुम, कोई और आकर के याद दिला दे कि बीमार हो, तो तुम्हें याद आना चाहिए कि तुम बीमार हो। ये नहीं होना चाहिए कि मुंह उतारे थोड़ा लटकाए घूम रहे हो और जो मिल रहा है उसी को बता रहे हो कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं। अरे शरीर को बताने दो ना कि बीमारी है। जब बीमारी बहुत बढ़ जाएगी, शरीर खुद ही गिरेगा, तब मान लेना कि हां लगता है बीमारी बढ़ गई। डॉक्टरों को बोलने दो ना कि बीमारी है, दुनिया वालों को बोलने दो ना कि तुमको बीमारी है। तुम अपने आप को कहे नाम दिए दे रहे हो बीमार मलका। यह नहीं होना चाहिए कि दुनिया तुमसे पूछे बीमारी कुछ कम हुई कि नहीं। होना यह चाहिए कि दुनिया तुमसे पूछे कि तुम बीमार हो भी क्या। जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो, चल रहे हो, खेल रहे हो, तुम्हें देख के लगता नहीं कि बीमार हो। ये तो डॉक्टरों की रिपोर्टों में बार बार आ जाता है कि तुम्हारे भीतर ये बीमारी है, वो बीमारी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी हमें कहीं से बीमार नहीं लगती। ऐसे होना चाहिए जीवन। शरीर बीमार हो जाए तो हो जाए, जिंदगी बीमार नहीं होनी चाहिए। और जहां तक शरीर की बात है, वो बीमार होगा क्या? बीमारियों का ही तो दूसरा नाम शरीर है भाई। जब बीमारी कम होती है तो तुम उसको स्वास्थ्य बोल देते हो, वरना मुझे बताओ कि यहां स्वस्थ कौन बैठा है? यहां जो अपने आप को स्वस्थ कह रहे हैं वो भी अधिक से अधिक वो लोग हैं जिनकी बीमारी अभी सीमा के अंदर है, शून्य नहीं है, सीमित है। कोई हो यहां पर इतने लोगों में तो हाथ खड़ा करके बता दे कि उसे बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है।
कोई है ऐसा? हाँ, ये हो सकता है कि आपकी बीमारी अभी दबी छुपी है, दायरे के अंदर है। वास्तव में शरीर मात्र ही बीमारी है। मां के गर्भ से बीमारी का ही जन्म होता है। तो बीमारी को कितनी अहमियत दोगे यार? कब तक रोते गाते फिरोगे कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं? तुम्हें अगर यही रोना गाना है तो ये तो जीवन भर का धंधा बन जाएगा। फिर तो बीमारी उसी दिन मिटेगी जिस दिन चिता उठेगी, अर्थी उठेगी। समझ में आ रही है बात? शरीर बीमार ही है। शरीर का स्वास्थ्य मूलतः एक भ्रांति है। शरीर स्वस्थ लग भी रहा हो तो इसका अर्थ यही है कि बीमारी अभी अप्रकट है, पर है छुपी हुई। अगर छुपी हुई ना हो शरीर में बीमारी, तो मुझे बताओ बाद में प्रकट कहां से हो जाएगी? बोलो। किसी को बाहर से कोई कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस ना लगे, एकदम ना लगे, तो भी 10-20 साल प्रतीक्षा करके देख लो, बीमार तो हो ही जाना है। बीमारी शरीर के भीतर ही छुपी बैठी है ना, शरीर ही बीमारी है। तो बहुत भाव मत दो शरीर को, और न प्रतीक्षा करो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाने की। वो दिन कभी आना नहीं है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाओ। ये गाड़ी तो जैसे चल रही है इसको चलाओ। ये मत कर देना कि ऐसी चला दी कि कल चलने लायक ही नहीं बची। लेकिन बहुत लोग गलती ये कर जाते हैं कि वो इस भ्रम में और इस सपने में जीते हैं कि जब पूरी तरह स्वस्थ होंगे तब काम करेंगे। जब शरीर एकदम ठीक होगा, जब शारीरिक स्थितियां एकदम अनुकूल होंगी, तब जीवन जिएंगे, तब शुरुआत करेंगे। शरीर कभी एकदम स्वस्थ होना ही नहीं है। शारीरिक स्थिति हो, चाहे मानसिक स्थिति हो, चाहे सांसारिक स्थिति हो, चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो, वो कभी पूर्णतया तुम्हारे अनुकूल होनी नहीं है। कब तक प्रतीक्षा करते रहोगे? जो करना है अभी कर डालो। अनुकूलता का इंतजार जीवन से विमुखता का एक बहाना भर है। कि कोई पूछे कि काहे भाई, जो सम्यक काम है, जो अभी धर्म कर्तव्य है तुम्हारा, वो कर काहे नहीं रहे? तो हमारे पास एक उम्दा बहाना तैयार होता है कि अभी शरीर ठीक नहीं है, कि अभी परिवार ठीक नहीं है, कि अभी मन और मूड ठीक नहीं है, अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है भाई, अभी मौसम ठीक नहीं है, ठंड बहुत है। ये सब कब ठीक होंगे मुझे बताना। बताओ ये सब कब ठीक होंगे? कोई दिन ऐसा आएगा जब ये ठीक ही होंगे। तो करते रहो इंतजार। जो टेबल टेनिस भी नहीं खेल सकते उनके लिए मैंने एक और छोटी टेबल देखी, उसका नाम है पिंगोरी। आप बताएंगी, कुल इतनी बड़ी है वो। लॉन टेनिस नहीं तो टेबल टेनिस सही, और टेबल टेनिस भी नहीं तो पिंगोरी सही। इंतजार मत करो बाबा, जो कर सकते हो वही करो। और भूलना नहीं कि स्वर्ण पदक तो
बराबर का ही मिलना है। जो कर रहे हो बस उसको जम के करो, ठीक से करो। हम्म।